हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में जो है हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो हमारा टारगेट यही है कि 25 में से 25 लेके आए। देखिए, हिंदी काफी इजी सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है। अगर आप थोड़ी सी ध्यान देके पढ़ देते हैं तो 25 में से 25 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके और करंट अफेयर के बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो जाके चेक नहीं किया है तो जाके जरूर देखें और वहां से पढ़ें, रिवीजन करें। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, और टेलीग्राम जो है पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। और कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट वहां से मेरे से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द बताना है आपको। अचरज, अदा, अजब, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो अगर बात करें तद्भव शब्द की तो ये है अचरज। अचरज जो शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, अब हम पहले समझ लेते हैं कि भैया तद्भव होता क्या है। तो अगर तद्भव की बात करें तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है। ठीक है, जिनका रूप बदल जाता है संस्कृत से हिंदी में आने पे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं, आग, ये तद्भव का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। खीर, छत इत्यादि जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, अब चलिए आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, कि तद्भव जो तो हमने देख लिया, तत्सम क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहीं पे सारे पॉइंट जो है कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तत्सम शब्द की। तो तत्सम किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिन्हें जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यानी कि उदाहरण दूं, तो आम्र, आम्र संस्कृत में भी क्या है? सेम है। उसके बाद बात करूं मैं कि यह जो हिंदी में क्या होता है? आम्र ही होता है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल दे देता हूं, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भी क्या है? ज्यों का त्यों लिया गया। तो ये क्या शब्द है? ये सारे जो है तत्सम शब्द हैं। तद्भव, तद्भव की मैंने बात की। तद्भव की क्या बनती? कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पे उनका रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है, वो तद्भव होते हैं। अब देखते हैं देशज। देशज किसे कहते हैं? तो अगर देशज की बात करें तो ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय, ठीक है, अपने ही देश की अन्य या क्षेत्रीय जो भाषाएं होती हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, थैला। देखिए थैला क्या है? ये क्षेत्रीय भाषा है, तो इसीलिए ये देशज शब्द हो गया। उसके बाद बात करूं पगड़ी, लोटा, लोटा आपने देखा होगा जिससे पानी पीते हैं, लोटा। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो टांग। तो ये क्या हो गए? ये सारे जो देशज शब्द हैं जो कि अपने ही देश से निकले हुए हैं क्षेत्रीय भाषाओं से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं विदेशज। ठीक है, कि विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो विदेशज की बात करें तो वैसे शब्द जो जो अन्य देश की भाषाओं से आके हमारे हिंदी भाषा में शामिल हुए, उनको हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं कि देखिए, जैसे फारसी भाषा के शब्द हो गए, उर्दू भाषा के शब्द हो गए, तुर्की भाषा के शब्द हो गए, ये जो भी शामिल हुए हैं हमारे हिंदी भाषा में, उनको हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अदालत। अदालत आपने नाम सुना है। कोर्ट, कोर्ट क्या है? ये विदेशज शब्द है। ठीक है, उसके बाद बात करूं बुखार। कोरोना में काफी आप लोगों ने सुना होगा बुखार। तो बुखार जो है ये भी क्या है? ये भी विदेशज शब्द है। तो एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि बुखार क्या है, कौन सा शब्द होता है? तो ये क्या होता है? विदेशज शब्द होता है। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे वो कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास में एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है वो अपना जो है कमेंट में विचार जरूर दें। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
रम्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये जो रम्य रम्य है, इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, नहीं पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अक्सर एग्जाम में जो है कंफ्यूजन हो जाता है, हम ऐसे पढ़ लेते हैं रम्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करता हूं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हृदय स्पर्शी, वारिद, सुंदर, आकर्षक। तो बताइए इसमें से रम्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। आप लोग मेरे साथ जो है कमेंट करते चलिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी जो है कितनी हो गई है। ठीक है, तो देखिए रम्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये कौन सा नहीं है, ये है वारिद। वारिद जो है रम्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी रम्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। हृदय स्पर्शी जो है रम्य का पर्यायवाची शब्द है, सुंदर भी रम्य का पर्यायवाची शब्द है, आकर्षक है। उसके बाद कुछ और बात कर लूं कि रम्य का पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से हैं, तो हो जाता है मनोहर, जो मन को हर लेता है, मनोहर। उसके बाद बात करें तो मन भावन। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मनमोहक। ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे जो है रम्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। और पर्यायवाची शब्द क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी बात करें तो एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हो, लेकिन उनका जो अर्थ हो वो क्या हो, समान हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपने एग्जाम्पल देख ही लिया पर्यायवाची शब्द का। और अगर और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आग, आग का क्या हो जाता है पर्यायवाची शब्द, ये हो जाता है अनल, पावक, दहक, दहन, दहक नहीं होगा, दहन होगा। ठीक है, दहन। तो ये क्या हो गए, ये कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रुग्ण का विपरीत क्या होगा। रुग्ण का विपरीत बताना है, रक, मठ, प्रकट, निरोग। तो बताइए रुग्ण का विपरीत क्या हो जाएगा। तो रुग्ण की विपरीत की बात करें तो ये हो जाएगा निरोग। अब देखिए रुग्ण मतलब होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है, अगर आपको अर्थ समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे, इसका अर्थ होता है बीमार। यानी कि जो बीमार है उसको हम वो क्या है, रुग्ण है। उसका बीमार का ही पर्यायवाची शब्द है बेसिकली रुग्ण। ठीक है, तो अब इसका विपरीत हमें बताना है, तो विपरीत इसका क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। निरोग का क्या होता है, मतलब ये होता है, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है स्वस्थ। तो अब बीमार और स्वस्थ हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इससे आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसके भी विलोम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं कि ज्यों का त्यों पूछ दे। एग्जाम में आपके जो है एक्सप्लेनेशन से भी जो है क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं, इसीलिए मैं पूरी एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है एक्सप्लेनेशन तो आप ये भी बता सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन और आंसर कराते हुए आगे चलूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं, रक। अब रक का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो रक की विलोम की बात करें तो ये हो जाता है राति। ठीक है, उसके बाद मठ, मठ का विलोम की बात करें तो मठ का विलोम क्या हो जाता है, मठ का विलोम हो जाता है वन। उसके बाद प्रकट की बात करूं तो प्रकट का विलोम क्या हो जाता है, तो प्रकट का विलोम हो जाता है लुप्त। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महांतर शब्द विशेषण की अवस्था का बोधक है। यानी कि जो महांतर शब्द है ये विशेषण की कौन से अवस्था का ये बोधक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन से अवस्था का बोधक है, तो ये जो है ये है उत्तरावस्था का बोधक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मूलावस्था की बात करूं तो जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं, मूलावस्था कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, यानी कि उदाहरण दे देता हूं, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करूं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था किसे कहते हैं, तो जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। ठीक है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की तुलना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्तरावस्था। अब एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे सीता राधा से अच्छी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुलना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। अब बच गया उत्तमावस्था। उत्तमावस्था किसे कहते हैं, तो जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बुलाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं
तो देखिए यहाँ पे मैं जो इसका डिफिनीशन है वो नहीं लिखता हूँ, मैं बोल देता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उसको 2-3 बार आप सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखूंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, इसीलिए मैं बोल देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा धोनी सबसे अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धोनी की जो है अच्छाई बुराई के बारे में बताया जाए, धोनी सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तमावस्था। तो यहाँ से आपको सारे जितने भी अवस्था थे ये क्लियर हो गए होंगे, आई होप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, निम्न वाक्य में से कौन सा विशेषण है। जो ये वाक्य दिया गया है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो बताइए कौन सा विशेषण है। तो देखिए राम जो है बाजार से 4 किलो आटा लाया, ये हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं पहले कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। अब परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा के मात्रा का बोध होता हो, ठीक है, जिसमें मात्रा का बोध होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 4 किलो आटा, तो 4 किलो आटा क्या है, ये जो है मात्रा की बोध करा रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूं कि 4 किलो दूध, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मात्रा का बोध हो जाएगा। उसके अंदर लिख दूं थोड़ा रुपया, ठीक है, थोड़ा रुपया देना जरा, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा रुपया, ये भी क्या है, मात्रा की बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण। फिर आपने पूछा कि सर गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसे भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए गुणवाचक विशेषण की बात करूं तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता हो, ठीक है, जिसमें गुण अथवा दोष का बोध होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं चलिए बात कर लेता हूं, एग्जाम्पल देके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कहूं, कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। अब कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कालिदास के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि कालिदास क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे, तो इसीलिए क्या हो गया, गुणवाचक हो गया विशेषण। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो अब सर्वनामिक विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्वनामिक विशेषण जो है ये क्या होता है। तो अब देखिए सर्वनामिक विशेषण की मैं बात करूं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, यानी कि जो संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मेरी पुस्तक, ये क्या है, ये है सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद कोई बालक, कोई बालक, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहां से मैंने आपको गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सॉरी यहाँ से संख्यावाचक मैंने नहीं बताया, तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पुस्तक, 3 किताब, ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया संख्यावाचक विशेषण। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, अमेरिका, उंगली, सौतन, इलायची। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है, इससे पहले जो हिंदी की मैंने क्लास ली थी उसमें पूरी डिटेल से मैंने बताया था कि कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए पुल्लिंग शब्द की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। जो अमेरिका है ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि अमेरिका क्या है, अमेरिका देश का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं, उंगली, सौतन, इलायची जो है ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग नहीं है। अब पुल्लिंग की मैं बात कर लूं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो देखिए जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। समझ गए। पुल्लिंग में जैसे क्या हो जाएगा, पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, हनुमान, बैल इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। और स्त्रीलिंग की बात करूं तो माता, बहन, पुस्तक, पार्वती, ये सब क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कोई भी डाउट है, अगर प्रॉब्लम है एग्जाम से भी रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
आज डैश संकट के बादल छाए हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, यानी कि जो ये खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में से भरना है सुटेबल वर्ड कि कौन सा जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं देश पर, देश को, देश के, देश से। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो आज जो है देश पर संकट के बादल छाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ऐसे जो वाक्य दिए होते हैं इनको सारे को रख के आप भी चेक कर सकते हैं, सारे ऑप्शन को भी आपको वहां से आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है मन योग का संधि क्या है। यहाँ पे मन योग दिया गया है, इसका आपको संधि बताना है कि इसका संधि क्या है। ठीक है, तो अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। मनोयोग, मन योग, मन योग, मनुयोग। ठीक है, इसका बताइए संधि क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर इसकी संधि की बात करें तो मन योग का संधि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, मनोयोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मनोयोग जो है इसका संधि हो जाएगा। अब देखिए चलिए पहले संधि बात कर लेते हैं। तो देखिए दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से संधि होते हैं भाई, तो एक नंबर जो है वो होता है स्वर संधि। उसके बाद बात करें कौन से संधि होते हैं, तो ये होता है व्यंजन संधि। उसके बाद बात करूं तो कौन सा संधि होता है, ये हो जाता है विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार के संधि हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये जो मन योग दिया गया है ये कौन सा संधि है, तो ये है विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के बारे में भी आपको बता दूं, तो देखिए चलिए स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि के कौन कौन से 5 भेद होते हैं, तो इसकी मैं बात कर लूं तो ये हो जाता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो यड़ संधि भी उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था, लास्ट जो पिछले क्लास में है उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे चलिए व्यंजन संधि का एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, बेहतर समझ में आएगा। जैसे लिखा गया है, मान लीजिए दिग्गज। ठीक है, यहाँ पे दिग्गज लिखा गया है। अब दिग्गज की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक जोड़ गज। ये क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया दिग्गज। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन जोड़ योग, मनोयोग। और अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिरह जोड़ मणि, क्या हो जाएगा, शिरोमणि। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि मुझे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संधि होते हैं, और संधि के जो 5 भेद हैं स्वर संधि के वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। अब तद्धित का संधि विच्छेद आपको बताना है। तद जोड़ धित, तत् जोड़ हित, तत् जोड़ धित, तद जोड़ हित। बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, तत् जोड़ हित होगा इसका संधि विच्छेद किसका, तद्धित का। ठीक है, और मैंने आपको संधि तो बता ही दिया कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां से आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा। अब देखिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको बताना है कि अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द आपको बताइए मेहमान, पीयूष, अनन्य, उपयुक्त, सभी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। देखिए अतिथि की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाता है, ये होता है मेहमान। आप सभी को पता होगा मेहमान जो है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अब पीयूष के कुछ पर्यायवाची शब्द की बात कर लेते हैं। तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाता है, सुरभोग, सुधा। उसके बाद बात करें सोम, अमृत, जीवनोदक। ये सारे क्या हैं, ये जो है पीयूष के पर्यायवाची शब्द हैं। अनन्य के पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो ये क्या हो जाता है, अपूर्व, अतुल, अनोखा। ये सारे क्या हो गए, ये जो है अनन्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अद्भुत, ये सारे अनन्य के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा पर्यायवाची शब्द। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची चयन कीजिए। यानी कि ये जो जलज दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जलज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं, कमल, घर, दिवाकर, रात। तो इसमें से बताना है आपको क्या पर्यायवाची शब्द होगा जलज का। तो जलज का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है ये हो जाता है कमल। कमल जो है जलज का पर्यायवाची शब्द है। अब कमल का पर्यायवाची और कौन कौन सा हो जाता है? कमल, शंख, मछली, ये सारे क्या हो जाते हैं? कमल के भी पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें घर, घर का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? तो घर का पर्यायवाची हो जाएगा भवन, गृह। दिवाकर का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? दिवाकर का पर्यायवाची हो जाएगा शुभ, शुभांकर। उसके बाद बात करें रात, रात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो रात का पर्यायवाची शब्द हो जाता है निशा, रात्रि। ठीक है, यहां से हमने रात के पर्यायवाची शब्द देख लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समानांतर शब्द बताना है वानर का। तो वानर का समानांतर शब्द क्या क्या हो जाएगा इसमें आपको बताना है। पानी, पुत्र, मरकट, मित्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही दिया है? तो देखिए जो वानर का समानार्थक शब्द होगा ये हो जाएगा मरकट। ठीक है, मरकट जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए मैं आपका पर्यायवाची शब्द देख लूं। समानांतर का मतलब ही पर्यायवाची होता है, ये बस ऐसे शब्दों के साथ वो खेलता है ताकि जो है आप कंफ्यूज हो जाए एग्जामिनर। अब पानी का देख ले कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा? जल, नीर, सलील। ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अंबु, वारी, पय, ये सब क्या हो गए? पानी के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो पुत्र की पर्यायवाची की बात करें तो हो जाता है बेटा, लड़का, आत्मज, सूत, वत्स। ये सारे क्या हो जाते हैं? पुत्र के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। बंदर क्या पर्यायवाची शब्द यानी कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है वानर, बंदर बता ही दिया, कपि, कीश, हरि, सखा, मृग। ये सारे क्या हो जाते हैं? मरकट यानी कि बंदर के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाता है? तो मित्र का पर्यायवाची शब्द हो जाता है साथी, दोस्त, सखा, सहचर। ये सारे क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं मित्र के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दामोदर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि दामोदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णु, धाय, पक्ष, हार। तो ये हो जाएगा दामोदर का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए, विष्णु होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि विष्णु का और कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द हो जाता है, तो इसका हो जाता है पर्यायवाची शब्द नारायण, दामोदर तो बता ही दिया, पीताम्बर। उसके बाद बात करें तो माधव, केशव। ये सारे क्या होते हैं? ये हो जाते हैं विष्णु के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद धाय के पर्यायवाची शब्द की बात करें क्या क्या हो जाता है? तो धाय का पर्यायवाची शब्द हो जाता है धात्री, उपमाता, आया। ये सब क्या हो जाते हैं? धाय के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। पक्ष के पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा? पाक, पखवार, दल, वर्ग। ये सब क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं पक्ष के पर्यायवाची शब्द। हार का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है पराजय, पराजित। ठीक है, विनाश। ये शब्द हो जाते हैं हार के पर्यायवाची शब्द। देखिए मैंने जो पिछले क्लास लिए हुए हैं प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, हिंदी के जो है मैंने जो क्लास लिए हुए हैं उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त को आपका एग्जाम हो या 8 अगस्त को या 29 अगस्त को, आप जाके वो सारी वीडियो देख डालिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, आपको सारे पॉइंट वहां से क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट जो है आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे कि जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भागीरथी शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है कि भागीरथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरणी। तो देखिए जो भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है गंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें सरिता कि सरिता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है। तो सरिता का पर्यायवाची शब्द हो जाता है नदी, दरिया, सलीला। ये सब क्या हो जाते हैं? सरिता का पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाता है? तो यमुना का हो जाता है कालिंदी,
ठीक है। उसके बाद बात करें तो सूर्यसुता, कर्णरीजा, ये सब क्या है, यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद निर्झरणी की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाता है, झरना, पहाड़ी नदी, पहाड़ी नदी। उसके बाद बात करें तो झरने के जल से बहने वाली नदी को हम क्या कहते हैं, निर्झरणी कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इनमें से। तो मेघ की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ऑप्शन दिए गए हैं, झक, अवधुत, भौ, वारिद। क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वारिद जो है ये मेघ का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अब झक की बात कर लें, झक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है मीन, मछली, मत्स्य। ये सारे क्या हो गए, ये हो गए झक के पर्यायवाची शब्द। और अवधूत के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाता है, मुनि, वैरागी, साधु। ये सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अवधूत के पर्यायवाची शब्द। और भव के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, संसार, दुनिया, जग, जहां, विश्व, खलक, खल्क, ये सारे क्या हो जाते हैं, भव के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं ताकि जो है इससे आपके सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। आपके एग्जाम में भी पर्यायवाची शब्द पूछेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब अगला है सुगम। सुगम के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे बताना है आपको, सहज, दुर्गम, जाना, निर्मम। बताइए क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। तो देखिए सुगम की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सहज। सहज जो है सुगम का पर्यायवाची शब्द है। और सुगम के पर्यायवाची शब्द की बात करें क्या क्या होता है, तो देखिए सरल, आसान, सुलभ, ये सब क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं सुगम के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। कहीं भी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ों में प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और आप जाके प्लेलिस्ट में जो है सारी क्लासेस को चेक करिए और उसको पढ़िए। आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जो है जारी रखिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।